Hello everyone, I am Nitin and this is our channel Knowledge Cafe Group। बच्चों आज मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में क्लास 12 बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसके बारे में बताऊंगा और ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे मैंने एक पूरा कंसेप्ट मैप प्रिपेयर करके रखा हुआ है और ये आपको फर्स्ट पार्ट समझने में हेल्प करेगा। जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है गॉस लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस, तो उसे हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। बट आज जो हम डील करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला सेक्शन। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब अ चैनल। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इसके टॉपिक भी हम यही दोनों टॉपिक हैं हमारे आज के, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जैसा टॉपिक सजेस्ट करता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम पहला पोर्शन उठाते हैं और हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, जैसा यहाँ मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, जस्ट आई हैव रिटन 2 वर्ड्स। तो ये इसका क्या मतलब है? तो इट इज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी उसमें हो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या आप इसको समझिए, अगर मैटर को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एटम। और एटम किन चीजों से बना है? एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है? ये सब चार्ज पार्टिकल है, जिसमें न्यूट्रॉन आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, तो बेसिकली ये दो तरह के चार्ज पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल्स करते क्या हैं? तो ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली आपको फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं ये यहाँ समझाने के लिए मैंने पहले ही बना रखा है। तो देखिए, अगर दो चार्जेस अपोजिट हैं, इफ इट इज वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, तो उस तरह के केस में वो क्या करेंगे? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड इफ दे आर लाइक चार्जेस, मींस दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव, तो वो उस समय क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात हुई, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। कुछ बेसिक टर्म्स और, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? इट इज बीइंग डिनोटेड बाय लेटर Q। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। ओके, देन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डिवाइस का नाम लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक मेटल का नॉब ऊपर होता है, फिर एक रॉड होती है मेटल की, और उससे अटैच होता है गोल्ड फॉइल। वो दो फ्लैप ऐसे होते हैं, और जैसे ही आप किसी चार्ज बॉडी को उससे टच करते हैं या उसके करीब लाते हैं, तो वो फ्लैप जो होता है वो ओपन हो जाता है, बिकॉज इट गेट्स चार्ज, और वो सेम चार्ज होते हैं इसलिए वो रिपेल करके ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम पता लगा पाते हैं कि जो भी बॉडी या जिस बॉडी को हमने मेटल नॉब से टच किया है वो चार्ज था या नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है, इस डिवाइस का काम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ चार्ज को टेस्ट करना होता है। ये आपको अमाउंट नहीं बताएगा, इट विल ओनली टेल यू दैट देयर इज चार्ज और देयर इज एब्सेंस ऑफ चार्ज। ओके, तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अब, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर इंसुलेटर तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, और इसमें ऐसा कुछ है जो मैं बताऊं? चलिए, आप बोल रहे हो तो बता देता हूं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। तो दोज सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। ओके, ये बहुत ही बेसिक था। अब इसके बाद आ जाते हैं वेज टू चार्ज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? बॉडीज को चार्ज करते हैं। तो बॉडीज चार्ज करने के 3 तरीके हो सकते हैं जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो 3 तरीके क्या हो सकते हैं? कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। तो कंडक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? एक बॉडी लिया जैसे ये, और उसे किसी अदर सब्सटेंस के साथ क्या किया? रब कर दिया। अब उसमें हो क्या रहा है? जो भी इस मटेरियल में लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होगा क्या बच्चों? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज, और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस इज
द वे वी चार्ज द ऑब्जेक्ट, और इस मेथड को हम कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। ओके, अब ये वाला जो चौक आप देख पा रहे हैं, ये था अपना कैसा पॉजिटिव चार्ज। अब इसे लेकर गए और किसी न्यूट्रल सब्सटेंस को ले जाके टच कर दिया। अब क्या होगा, ये यहाँ से चार्ज इस पे चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो जब टच करने से चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो कहलाएगा कंडक्शन, और इस वे से अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो दैट इज कंडक्शन वे ऑफ चार्जिंग। एंड देन अल्टीमेटली कम्स द इंडक्शन। तो हाउ वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद द इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या करना है, एक न्यूट्रल बॉडी ली, उसके पास चार्ज ऑब्जेक्ट लेके गए, उसके करीब लाए। अब करीब लाने से मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो यहाँ क्या होगा, जो भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होकर नीचे चला जाएगा, और ये कैसा रह जाएगा, ऊपर नेगेटिव जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से इसे अर्थिंग कर देंगे, इसे नीचे से क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव हो नीचे चला जाएगा, या जो भी अपोजिट चार्ज है वो आपके ऊपर रह जाएगा। और इस तरह से बाकी एक चार्ज फिर आप यहाँ से इस बॉडी को हटा दीजिए और ये सिमिलरली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो जो भी आपका न्यूट्रल सब्सटेंस रहेगा वो चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसे इंडक्शन मेथड कहने का क्या मतलब हुआ, हमने इसे टच नहीं किया था, बस बिना टच किए अगर आप चार्ज कर लो तो उसे क्या कहोगे, इंडक्शन मेथड। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। ओके, ये बहुत बेसिक थ्योरी है, ये आपके बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ही आएगा, इससे ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको यहाँ 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है बेसिकली। पहला प्रॉपर्टी कहता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या मतलब है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से सीधा सीधा मतलब है बेटा, चार्ज आपको पढ़ा है कितने तरह के, 2, एक था पॉजिटिव दूसरा था नेगेटिव। तो जब भी आप टोटल निकालोगे किसी बॉडी पर कि चार्ज कितना है, तो वहां आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कंसीडर करके टोटल करोगे, और जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी इफेक्टिव चार्ज। और उसका निकालते समय आपको क्या करना होगा, प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा। अगर +5 कूलम है, -4 कूलम है, दोनों कंबाइन किया तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा, 1 कूलम, प्लस का 1 कूलम। तो दैट इज द नेट इफेक्ट। तो इसको निकालते समय जब आप करोगे प्लस और माइनस का ध्यान रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है अपना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता था, पहले कंजर्वेशन समझ लेते हैं। कंजर्वेशन आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। तो सिंपल उसमें पढ़ा क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही पढ़ा था ना। तो चार्ज के साथ भी यही है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर बॉडी पे चार्ज है, मान लीजिए आपने कह दिया 10 कूलम चार्ज है, तो जो 10 कूलम चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का। अब एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कौन से अपने पास, 2, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। यहाँ पे N क्या है, N आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे या तो आपका +1 +2 +3 होगा, या फिर -1 -2 -3 होगा। और यहाँ पे ये E क्या है, E इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल। अच्छा, एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज कितना होता था, तो वो होता था आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस और प्रोटॉन है तो प्लस रहेगा। तो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सब जो कहानी सुनाई आपको, ये सब क्लास 10th लेवल की थी। अब शुरू होगा आपके क्लास 12th का मेजर पोर्शन। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ। तो यहीं से आपका असली क्लास 12th का पढ़ाई शुरू होता है। और कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है, कूलम्स लॉ क्या कहता है हमें कि अगर 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे भी चार्ज हो, उन 2 चार्जेस के बीच में लगेगा फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, वो फोर्स जो चार्ज के रेस्ट में होने की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, तो क्या रिलेशन पाया गया, ये रिलेशन मिला कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से।
ठीक है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने लिखा है Q1 Q2 और अपॉन में क्या लिखा है R स्क्वायर। तो जो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप क्या लगाओगे, इक्वल का साइन, और आएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट, तो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ हम इसे K से डिनोट कर दिया। तो ये अपना बन गया फॉर्मूला। अच्छा, ये छोटा सा क्या बना रखा है, ये बना रखा है यूनिट वेक्टर, ये बताएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपने 11th में देखा होगा, और जब मैं इसके बाद अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। अच्छा, अब इस K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ बुक्स में एप्सिलॉन नॉट लिखता है, कुछ बुक्स में सिर्फ एप्सिलॉन लिखता है। तो सही तरीका तो यही है कि हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखें, बट चलिए अभी फ्री स्पेस मान के चल रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। और इस पर्टिकुलर पूरे इस इतने सेट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है, तो ये समझना पड़ेगा भाई, परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी मटीरियल मीडियम का अलाउ करने का कैपेसिटी, या आप कह सकते हैं मीडियम, जैसे आपके एक चार्ज है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम कुछ ऐसा मान लें कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और बीच में हमने रख दिया एक मीडियम। तो जब वो फोर्स अप्लाई करने के लिए अपना इफेक्ट डालेगा तो जो मीडियम रहेगा वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से परमिट करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो उसने 100 यूनिट की कोई चीज़ आगे फोर्स लगाने के लिए भेजी, बीच में मीडियम था, उसने 50% एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी का 50% आगे गया। तो फोर्स कितना लगा पाएगा, फोर्स वो 50% से ही लगा पाएगा, बाकी 50% क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया मीडियम के थ्रू। तो जब मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है उस प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम परमिटिविटी। ओके, अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है और ये सबसे कम होती है। तो जिसका जितना कम परमिटिविटी रहेगा वहां फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई होगा। जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट विल गेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर K की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये इससे कैसे रिलेशन में आ जाएगा, इनवर्स। यानी अगर आपका परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एप्सिलॉन नॉट सिर्फ फ्री स्पेस के लिए लिखा जाता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप एप्सिलॉन लिखते हो, दैट इज द रिलेटिविटी फॉर द मीडियम, दैट इज द परमिटिविटी फॉर द मीडियम। और फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ER, एंड व्हाट इज दिस ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी, ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, वो आप आगे जब पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ, एक पॉइंट आपको और नोट करनी है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर्स आर इन्फिनिटी। तो कंडक्टर्स का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इन्फिनिटी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर बीच में मेटल है, बीच में क्या है, मेटल है, दो चार्ज हैं, उनके बीच में मेटल है, तो फोर्स जो है सबसे कम लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, बेसिकली मान लिया कि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं और मैंने पूछा कि बताओ चार्ज नंबर 1 पे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसके वजह से लगने वाला फोर्स और फिर इसके वजह से लगने वाला फोर्स, इन दोनों का इंडिविजुअल वेक्टर सम करोगे और फिर इसका नेट फोर्स निकालोगे और ये बनेगा नेट फोर्स। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप इसके और इसके बीच का फोर्स निकाल रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों को कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, और जब इन दोनों का निकाल रहे हो तो इसे, इस वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करोगे और फिर जो फोर्स निकलेगा आप उसका क्या करोगे, वेक्टर सम लोगे और उस तरह से जो आपको नेट फोर्स मिलेगा तो वो होगा इफेक्ट फोर्स, नेट फोर्स उस पर होगा। और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बताता है। अच्छा, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आप, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से देख लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो स्पेस या रीजन जहां
पर जहां तक वो अपना इफेक्ट शो कर सके उसे आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उस रीजन या स्पेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या क्या उसका स्ट्रेंथ है, वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे, E इक्वल्स टू फोर्स बाई चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला तो पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला देखा F बाई क्यू नॉट। ओके, फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 के जगह अब Q एंड Q नॉट अपना क्या है, टेस्ट चार्ज, और Q क्या था, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जिसका इफेक्ट आप पढ़ रहे होते हो, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिस पर आप उसका इफेक्ट पढ़ रहे होते हो, और टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, उसका इफेक्ट आप नेग्लिजिबल मान के चलते हो। तो ये क्या होगा, इस फॉर्मूले में अगर आप Q नॉट कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा ये फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट वेक्टर बना है तो वो डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। फिर फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझाया, वैसा ही यहाँ भी है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम लोगे और आपको मल्टीपल चार्जेस के केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई गई ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ पाए, और वही इमेजिनरी लाइंस कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो दीज आर व्हाट, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, अब इन फील्ड लाइन से हमें क्या क्या पता चलता है, तो यहां मैंने दो चीजें आपको मेंशन की है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट आपको क्या बता देगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो टेंजेंट ऑफ कर्व्ड फील्ड लाइन विल टेल यू व्हाट, विल टेल यू द डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन। अच्छा, और सेकेंड चीज ये क्या बताता है, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, यानी आप एक यूनिट एरिया ले लीजिए और जितने सारी लाइंस वहां से पास कर रही होंगी तो वो बताएंगी, नंबर ऑफ लाइंस आपको बता देंगी कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है या ज्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या बता देता है, उस पॉइंट पे स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है या पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड हो जाता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड हो जाता है। अच्छा, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ द लाइंस टेल्स यू द स्ट्रेंथ। तो डेंसिटी अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया। अगर ज्यादा लाइंस है, ज्यादा डेंस है, यानी इलेक्ट्रिक क्या है, ज्यादा है, स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। कम है तो क्या हो गया, उसका मतलब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वहां पर कम है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, नो क्लोज्ड लूप्स। तो ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती है, ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड हो जाती है नेगेटिव पे। अगर ऐसा नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएगी, बट एंड हो जाएगी, है ना, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। लास्ट क्या है, कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक इन चार्ज फ्री रीजन। अगर चार्ज फ्री रीजन है तो ये क्या बनाएगा, कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा और कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम में पूछने के वाली क्या चीजें हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत से अच्छे ग्राफ वाले क्वेश्चन या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। फिर पूछा जाएगा कि नेगेटिव चार्ज का बना के दिखाओ। तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आप बनाओगे इनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी तरफ आती रहेंगी लाइनें। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, इसके अलावा क्या पूछेगा, पूछेगा दो पॉजिटिव चार्ज है उनका बताओ। दो पॉजिटिव चार्ज ऐसे रख दिया, उनका बताओ किधर है। तो उसमें जो लाइंस रहेंगी वो बाहर, तो कैसे जाएंगी, एक दूसरे से बाहर की ओर जाएंगी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तब क्या होगा, तब फिर क्या करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म कर देना है, नेगेटिव पे खत्म करना है।
ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है, देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी सारी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, फाई। फाई किससे दिखाते हैं, ई डॉट ए। ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या निकलेगा ई ए कॉस थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत से लोगों को एरिया वेक्टर निकालना समझ में नहीं आता, तो एरिया वेक्टर क्या है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में देखना। जैसे ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है, तो प्लेन में आउटवर्ड डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और जो ये डायरेक्शन होगी वही आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अच्छा, यहाँ पे ये थीटा के बेसिस पे, ये थीटा किसके किसके बीच का था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के थीटा पर आपका क्या डिपेंडेंट होगा, फ्लक्स। तो इस पे बेस अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि जब थीटा 0 है तब फ्लक्स कितना होगा, और थीटा अगर 180 है या 90 है तो कितना होगा। तो एंगल बेसिस पे आप चेक कर लेना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 0 है तो क्या हो रहा है, cos थीटा 0 हो गया यानी कितना 1, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स ज्यादा। cos थीटा अगर एरिया वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो बन गया एंगल कितना 90, 90 बन गया तो क्या हो जाएगा 0, तो 90 डिग्री रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, 0 रहेगा एंगल तो कितना बनेगा मैक्सिमम। चलिए ठीक है, और अपोजिट के लिए 180। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे बना रखा है एक सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब टू चार्जेस कैसे, अपोजिट, दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, अपोजिट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो जब नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो छोटा होना चाहिए, बहुत कम डिस्टेंस हो। तो इस तरह के सिस्टम को आप कहते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिखाते किससे हैं, पी वेक्टर, पी वेक्टर। अच्छा, पी वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कंफ्यूज मत हो जाना, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ इस सिस्टम का नाम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट करते हो, क्या कैलकुलेट करते हो, चार्ज मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का माना हमने 2a। अच्छा, क्या बताया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज कूलम पर, सॉरी कूलम मीटर। और यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे डेरिवेशंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये यहाँ इस चैप्टर में कूलम्स लॉ के बाद फिर कोई चीज अच्छी आती है तो ये यहाँ पे ये डेरिवेशन आता है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ अभी मैं डेरिवेशन तो सॉल्व नहीं करूंगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझा दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑन अ एक्सिस। तो डाइपोल में अगर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेक कर रहे हो तो कैसे चेक करोगे, मान लो जैसे ये दो डाइपोल है, ये डाइपोल है अपना, ये दो चार्जेस है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस डाइपोल का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो होता है ऑन एक्सिस। ठीक है, और अगर ये पॉइंट यहां से हटा के मैं परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पे बना दूं इसके, तो ये वाला हो जाएगा आपका ये ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इन दोनों के फॉर्मूले हैं, इन दोनों का फॉर्मूला है, इन दोनों का फॉर्मूला आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्सिस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QA डिवाइडेड बाई r क्यूब। अच्छा, 4QA को हम क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हमें Q2A भी दिख रहा है इसमें, तो हम Q2A निकाल के क्या बना लेंगे P, और अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन r क्यूब। फिर नीचे आओगे, यहाँ देखोगे इक्वेटोरियल लाइन में भी फॉर्मूला वैसा ही है ना, और यहाँ पे Q2A भी दिख रहा है आपको, बट तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे उसके बदले P, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, दैट इज एक्सिस जो होता है, एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो ट्वाइस होती है इक्वेटोरियल
प्लेन के, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अगले वीडियो में, तो वेट करना, अगला वीडियो आएगा तो ध्यान से देखना उसे। चलो नेक्स्ट क्या है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है घुमाना इज कॉल्ड टॉर्क। तो कैसे घुमा रहे हैं भाई, देखो ये बना दिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या बना लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके यहाँ पे क्या रखा, अपना डाइपोल, हमने रख दिया डाइपोल, और यहाँ मान लिया पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या रखा, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा 2L या 2A, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये जो है फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। तो डाइपोल मोमेंट पहले हम देख लेते हैं टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये ऐसे है, थीटा पे बना हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा। अच्छा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L साइन थीटा, क्या हो जाएगी 2L साइन थीटा। और फोर्स हमने क्या करना है, यहां वाले से ले लेना है। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, EQ, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, EQ। अच्छा ये और ये, फिर कुछ याद आया यहाँ वाला, हाँ यही, तो इसको आप क्या लिख लोगे, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अच्छा PE साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, P मोमेंट डाइपोल मोमेंट और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको अगर एक्सपैंड करते हो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। तो ये आपका कंसेप्ट मैप है फर्स्ट पार्ट का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका एक स्क्रीनशॉट अब आप ले लो एक, ठीक है। हो गया, चलो बढ़िया। अगर अब अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल Knowledge Cafe Group. By the time, have a nice day. Thank you children.